कैसे बचा हमास? 16 महीने हो गए जब से इजराइल ने गजा स्ट्रिप में ऑपरेशन शुरू किए। कहा था कि हमास का नामो निशान मिटा देंगे। हजारों बम गिराए, भयंकर तबाही मचाई, पूरे गजा स्ट्रिप को तबाह बर्बाद कर दिया। गजा में रहने वाले लगभग हर बाशिंदे को बेघर कर दिया। हमास के इस्माइल हानिया और याह्या सिनवर जैसे टॉप लीडर्स को मारने के लिए इजराइल ने पूरी ताकत झोंक दी, फिर भी हमास लड़ता रहा। जबकि उससे कई गुना ताकतवर रहे हिजबुल्लाह ने हसन नसरल्लाह की मौत के बाद ही हथियार डाल दिए। पड़ोस में हिजबुल्लाह के सपोर्टर रहे बशर अल असद की सरकार भी गिर गई, लेकिन हमास लड़ता रहा। और कहा तो ये भी जा रहा है कि उसके फाइटर्स और भी बढ़ गए हैं, घटने के बजाय। इजरायली आर्मी में जनरल रहे गियोरा इलान ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये जंग हमास ने जीत ली है, क्योंकि इजराइल अपने प्लान में फेल हो गया है। अब सवाल आता है कि ऐसा क्या हुआ कि 2 न्यूक्लियर बम जितनी तबाही मचाता है, उतनी तबाही झेलने के बाद भी हमास के डेडिकेटेड फाइटर्स ने इजराइल के सामने झुकने से मना कर दिया। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि हमास ने एक ऐसी लड़ाई लड़ी है जिसे सदियों तक याद किया जाएगा। इसलिए सारी डिटेल समझने के लिए इस वीडियो को इत्मीनान के साथ देखना होगा, तभी समझ पाएंगे कि कैसे हमास ने इजराइल को अपने जाल में फंसाए रखा। दोस्तों, याद करिए वो दिन जब इजराइल की सेना ने 7 अक्टूबर 2023 को अनाउंस किया था कि आईडीएफ गजा में घुसेगा और हमास को तबाह कर देगा। इजराइल की ताकत को देखते हुए लोगों ने मान भी लिया था कि शायद वो हमास को आसानी से खत्म कर भी देगा। लेकिन अब लगता है कि हमास ने पूरी तैयारी करके इजराइल को उकसाया था, क्योंकि हमास को मालूम था कि वो सीधी लड़ाई में तो इजराइल से नहीं जीत पाएगा, क्योंकि उसके पास सैनिक कम है, हथियार भी कम है, और तो और उसके पास अमेरिका जैसा कोई ताकतवर दोस्त भी नहीं है। लेकिन उसने इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। हमास ने समझा कि भले ही उसके पास फाइटर्स कम हैं, लेकिन वो हैं डेडिकेटेड फाइटर्स। इसलिए इस बार हमास ने जिस तरह से जंग लड़ी उसे कहा जाता है एसिमेट्रिक वॉरफेयर, मतलब गोली दागी और गैर। कहीं चुपके से घात लगाई और दाग दी मिसाइल, कभी किसी मलबे के अंदर से साध दिया निशाना, कभी कोई टैंक उड़ाया और छुप गए सुरंगों के अंदर। मतलब मारो लेकिन दिखो मत, पकड़े मत जाओ, सामने से मत आओ। इसे गुरिल्ला युद्ध भी कहा जाता है। अब क्योंकि इजराइल चाहता था कि हमास को खत्म कर दिया जाए, इसलिए खत्म न होने की कसम हमास ने खा ली। और अब कहा जा रहा है कि इजराइल को इतनी तबाही मचाने के बाद भी हमास के साथ समझौता आखिर करना ही पड़ा है। हालांकि इतनी बेइज्जती कराने के बाद भी इजराइल हमास के साथ इस डील को बार बार तोड़ने वाली हरकतें कर रहा है, क्योंकि इस जंग में कुछ होना हो लेकिन इजराइल की हिकड़ी निकल गई है। क्योंकि नवंबर 2023 से अब तक इजरायली फोर्सेस ने गजा पर 1 लाख टन वजन से भी ज्यादा बम ड्रॉप किए हैं। 1 लाख टन इतने बम ड्रॉप किए हैं कि अमेरिका को भी इजराइल को बम सप्लाई करने पड़े हैं। इतनी तबाही के बावजूद, खाने पीने के सामान की कमी के बावजूद हमास ने झुकने से मना कर दिया था, और सरेंडर करना तो बहुत दूर की बात है। और इसमें दिखती है हमास की 20 साल की तैयारी। दोस्तों, हमास ने अपने आप को 2 तरह से मजबूत किया। सबसे पहले तो हमास ने अपने फाइटर्स को छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट दिया, उनके अलग अलग कमांडर बना दिए और उनको अपने हिसाब से काम और ऑपरेशंस को अंजाम देने की इजाज़त दे दी। मतलब अगर किसी ग्रुप को कहीं पर हमला करना सही लग रहा है तो उसे किसी की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने हिसाब से उसके पास जो भी हथियार है उनको ध्यान में रखते हुए वो प्लान बना सकते हैं। इससे फैसले लेने में आसानी होती है, और अगर नुकसान भी होता है तो उसी ग्रुप का होता है। और हमास की बड़ी प्लानिंग क्या है उसके बारे में दुश्मन को पता नहीं लग पाता है, क्योंकि बड़ी प्लानिंग के बारे में इन ग्रुप्स को भी बहुत पता नहीं होता है, ताकि कोई पकड़ा भी जाए तो इजराइल को उससे कोई जानकारी हासिल ही ना हो। दूसरी वजह है हमास का सुरंग जाल। इजराइल का अंदाज़ा था कि हमास के सुरंगों का जाल 400 किलोमीटर लंबा होगा, लेकिन जब गजा के अंदरूनी इलाकों में लड़ाई शुरू हुई तो इजराइल के हाथ पैर फूल गए। पता चला कि सुरंगों का जाल 800 किलोमीटर के आसपास बिछा हुआ है। इसकी लंबाई पेरिस मेट्रो के अंडरग्राउंड जाल से भी 4 गुना बड़ा है। और कहा जा रहा है कि हमास के सुरंगों का जाल अगर पूरी तरह दुनिया के सामने आ गया तो मालूम चलेगा कि ऐसा सुरंग का नेटवर्क किसी भी मॉडर्न मिलिट्री ने अब तक फेस नहीं किया होगा। हालांकि युद्धों में सुरंगों का इस्तेमाल कोई नया नहीं है। 1970 में वियतनाम ने भी इसी तरह अमेरिका को हराया था, और वो युद्ध 20 साल तक चला था। अमेरिका ने 7 मिलियन टन बम ड्रॉप किए थे वियतनाम पर, जिसकी वजह से वियतनाम का 25% रेन फॉरेस्ट बर्बाद हो गया था। ये ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे बड़ी हवाई बमबारी थी, जिससे बचने के लिए वियतनाम के फाइटर्स ने भी 20, 30 और यहाँ तक कि 50 मीटर गहरी सुरंगें खोद ली थी, और उसके अंदर से ही लड़ाई लड़ रहे थे। इन सुरंगों को ना तो बिजली की ज़रूरत थी और ना ही किसी पंखे की। और तो और वियतनामी फाइटर्स नीचे खाना बनाने से निकले धुएं को छुपाने के लिए बांस का इस्तेमाल करते थे, ताकि बाहर धुआं निकलता दिखे कहीं दूर जाकर। अमेरिकियों को धुआं देखकर लगता था कि शायद फाइटर्स वहाँ होंगे और वो बमबारी करते थे, लेकिन इनके ठिकाने होते थे 50 मीटर ज़मीन के नीचे, जहाँ पर गोला बारूद पहुँच ही नहीं पाता था, सब फेल हो जाता था।
और जब अमेरिकी सैनिक ज़मीन के रास्ते आते थे तो उनके पैर फंसाने के लिए उनको मारकर दोबारा सुरंग में खो जाने का भी जुगाड़ इन्होंने कर रखा था। इसकी वजह से अमेरिकी सोल्जर्स की हालत ख़राब हो जाती थी। इस तरकीब से वियतनाम ने दुनिया के सुपर पावर अमेरिका को बेबस करके रख दिया था। कुछ इसी तरह की तरकीब अपनाई थी हमास ने, लेकिन हमास ने जो सुरंगें डिज़ाइन की हैं वो 20, 30, 50 मीटर नहीं बल्कि 100 मीटर तक गहरी हैं। इसलिए इनके ऊपर कितने ही बम गिरा लो सब बेकार। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हमास को इजराइल ने ये सुरंगें बनाने कैसे दी, जबकि इजराइल हमास पर हमेशा नज़र रखता है। दोस्तों, हमास ने जैक हैमर्स और टनल बोरिंग मशीन्स का इस्तेमाल किया, वही मशीनें जो रशियंस ने भी यूक्रेन में डिफेंस ट्रेंच लाइन बनाने के लिए यूज़ की थी। हम सब जानते हैं कि सुरंगें बनाने के लिए मिट्टी को हटाना पड़ता है। इसे इजराइल से छुपाने के लिए हमास पहले जहां सुरंग बनानी होती थी वहां टेंट्स लगा देता था या फिर कंक्रीट की छत बना देता था ताकि ऊपर से बिना दिखे वो खुदाई कर सके। फिर रात में वो मिट्टी को शहर के दूसरे हिस्सों में ले जाते थे और सुरंगों के रास्तों को बनाने के लिए पहले डिज़ाइन करते, फिर उसके हिसाब से पहले से ही कंक्रीट के टुकड़े बनाकर रखते, फिर खुदाई करके उन टुकड़ों को जल्दी जल्दी सीमेंट से जोड़ते जाते और बेहद कम समय में सुरंग तैयार हो जाती थी। इस तरह से छुपते छुपाते हमास ने पूरे गजा पट्टी में सुरंगों का जाल बिछा दिया। हमास ने इसमें हर एक डिटेल का ख्याल भी रखा, जैसे अगर इजराइल की सुरंगों में पानी भर दे तो क्या होगा। इससे बचने के लिए हमास ने सुरंगों को बनाने के दौरान ऐसे दरवाजे बनाए जो आसानी से सील हो जाते हैं ताकि पानी आगे जाए ही ना। हमने देखा भी कि इजराइल ने पानी भरने की कोशिश भी की लेकिन वो बुरी तरह फेल रहे। इससे हमास का कुछ खास नुकसान नहीं हुआ। सुरंगों में एक और बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो होती है वेंटिलेशन की। हमास को मालूम था कि इजराइल बिजली की सप्लाई रोक देगा तो क्या होगा, जनरेटर्स फेल हो गए तो क्या होगा। इसलिए हमास ने अपनी सुरंगों के लिए नेचुरल वेंटिलेशन सिस्टम तैयार किया है। जहां पर भी वेंटिलेशन की ज़रूरत होती है वहां से 4-5 इंच चौड़ी पाइप ग्राउंड तक निकाल दी जाती है जो आसानी से पकड़ में नहीं आती है और ना ही दिखती है। हालांकि ये वेंटिलेशन सिस्टम कई बार सुरंगों को पकड़वा भी देते हैं, जैसा कि सद्दाम हुसैन के साथ हुआ था जब वेंटिलेशन सिस्टम दिखने की वजह से सद्दाम हुसैन को सुरंग से पकड़ा गया था। हमास ने इससे भी सबक लिया और अपने वेंटिलेशन सिस्टम की ओपनिंग को कम से कम रखने की कोशिश की। अब ये पकड़ में तो आ जाते हैं लेकिन अब कौन खोजता फिरेगा इनको, और एक दूसरे से सुरंगें कनेक्ट भी नहीं है, इसलिए इसमें टाइम बहुत लगता है। और हमास भी अपने लोगों को ऐसी जगहों पर बिठा कर रखता है, ट्रैप भी बना कर रखता है, इसलिए सोल्जर्स डरते भी हैं। समय बचाने के लिए इजराइल कुत्तों और ड्रोन्स के जरिए ही पता लगाने की कोशिश करता है। इजराइल कहता भी रहा है कि उसने 20% सुरंगें तबाह कर दी हैं, लेकिन असल में ये पता लगाना लगभग नामुमकिन है क्योंकि हमास ने कभी पब्लिकली सुरंगों के बारे में बताया ही नहीं है। दिसंबर 2023 में इजराइल ने एक बड़ी सुरंग खोज निकाली थी और कहा था कि यहीं से हमास ऑपरेशंस करता है, लेकिन बाद में मालूम चला था कि हमास का स्टोरेज साइट था जहां सप्लाई रखे जाते थे। इजराइल ये सुरंग इसलिए खोज पाया था क्योंकि इसे ढंग से छुपाया भी नहीं गया था। इसका गेट इतना बड़ा था कि ट्रक अंदर जा सकता था और एक रोड भी थी जो डायरेक्टली टनल तक जाती थी। हमास फाइटर्स जो सुरंगें यूज़ करते हैं वो हर शेप और साइज़ में होते हैं। कुछ सुरंगें बहुत पतली और ऊपर होते हैं जो सिर्फ छोटी दूरी तक जाती हैं, तो कुछ सुरंगें बड़ी होती हैं जिनमें आने जाने के लिए कई जगहें होती हैं। कुछ सीक्रेट सुरंगें होती हैं जो काफ़ी अंदर तक जाती हैं, जिनके दरवाजे भी बहुत सीक्रेट होते हैं। और सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि ये सुरंगें आपस में कहीं मिलती नहीं हैं। इसका मतलब कि इजराइल ने एक सुरंग खोज ली तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने सारी सुरंगों का पता लगा लिया। इसलिए 1, 2, 10 सुरंगें तबाह भी हो जाएं तो भी हमास को कोई नुकसान नहीं होगा। और ये पता लगाना लगभग नामुमकिन है ही कि सुरंगें कितनी हैं और वो कितना एरिया कवर करती हैं। इसलिए कई बार तो ऐसा होता है कि टैंक्स या सैनिक सुरंगों के ऊपर ही खड़े होते हैं और उन्हें पता ही नहीं होता है। नीचे से एक फाइटर टनल के ऊपर आकर रॉकेट फायर करता है और 100 मीटर दूर निकल जाता है। लोकल फाइटर्स को अपनी ही सुरंगों के बारे में पता होता है, इसलिए अगर वो पकड़े भी जाएं और टॉर्चर भी किए जाएं तो भी वो दूसरे सुरंगों का इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। उन्हें बस अपने ऑर्डर्स पता होते हैं और उन्हें वो फॉलो करते हैं। इसके अलावा टीमों के बीच कोई कम्युनिकेशन नहीं होता, इसलिए इनकी प्लानिंग का पता लगाना इजराइल के लिए लगभग नामुमकिन हो जाता है। एक इजरायली कमांडर ने मीडिया से कहा था, हमास को ख़त्म करने में 2 साल लगते हैं, वो स्लीपर सेल्स की तरह ऑपरेट कर रहे हैं। इजराइल ने हमास की पॉलिटिकल लीडरशिप के इस्माइल हानिया को विदेश में मारा, याहिया सिनवर को ग्राउंड पर मारा है और हज़ारों लोगों को अरेस्ट और टॉर्चर किया। फिर भी हमास ऐसे लड़ता रहा जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। फाइटर सुरंगों में रह रहे हैं, वहीं सो रहे हैं, ऊपर मलबा, नीचे सुरंग और एक RPG के साथ इजरायली टैंक का इंतज़ार। नज़र हटी नहीं कि दुर्घटना घट जाती है। इजरायली गवर्नमेंट पगलाई हुई है और खिसिया कर आम लोगों को टारगेट कर रही है। लोगों का अनुमान है कि हमास ने इसकी ट्रेनिंग और तैयारी में लगभग 20 साल लगाए हैं। इसलिए अगर ये टेम्परेरी सीज़ फायर फेल भी हो जाए तो वो और 6 महीने
1 साल, 2 साल या फिर उससे ज़्यादा भी समय लड़ सकते हैं। कितना, ये किसी को नहीं पता। अब तक इसराइल ने वहाँ इतनी तबाही मचा दी है कि गजा के लोगों के पास अब खोने के लिए कुछ खास बचा भी नहीं है। इसलिए लोग तंग आकर अपने परिवार वालों को खोता देखकर भी हमास को ज्वाइन कर रहे हैं। सुरंगों के आगे इसराइल के बम, लिक्विड बम, रोबोट, शिकारी कुत्ते सभी फेल हो चुके हैं और हमास अभी भी मजबूती से अपनी बात रख रहा है। आपको क्या लगता है कि हमास कैसे इतने दिनों तक लड़ता रहा? कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सपोर्ट करना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स भेज दें या चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों, जल्द मिलते हैं ऐसे ही किसी एक और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।